नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर वी हैव टू डिस्कस अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेटलेट्स को शुरू किया था और प्लेटलेट्स के अंदर सबसे पहले हमने हीमोस्टैसिस या फिर ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन को डिटेल में पढ़ा था। तो उसका अगर आपको कंसेप्ट आता है तब ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपको समझ में आएगा। इसलिए पहले हीमोस्टैसिस मतलब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ये अच्छे से आपको कवर अप करना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन डेप्थ पढ़ाया है। तो स्टार्टिंग विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी दो रीज़न की वजह से हो सकती है, एक तो प्लेटलेट के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाए या तो ब्लड क्लॉटिंग में डिसऑर्डर्स हो जाए। अब मैंने आपको क्या बताया था, फिर से बताता हूँ। जब भी ब्लीडिंग होती है पहले क्या होता है, प्लेटलेट प्लग बनता है और उसके बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट। और ये जो ब्लड क्लॉट बनता है ये कैसे बनता है, कोएगुलेशन से बनता है, बराबर, कोएगुलेशन से बनता है। कोएगुलेशन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से ये कोएगुलेशन होता है, जिस वजह से परमानेंट फाइब्रिन का ब्लड क्लॉट बनता है। तो मैंने क्या बताया कि अगर खराबी ये प्लेटलेट प्लग बनने में हो जाए या फिर प्लेटलेट के अंदर हो जाए तो वो क्या होंगे, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। और अगर खराबी ये ब्लड क्लॉट, फाइब्रिन क्लॉट या फिर कोएगुलेशन के अंदर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स। क्लियर। अब हम लोग प्लेटलेट डिसऑर्डर्स को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब, सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लेटलेट का नंबर रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लेटलेट का नंबर रिड्यूस हो रहा है और प्लेटलेट के नंबर रिड्यूस होने को ही हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो क्वांटिटेटिव जो कि एक्वायर्ड होता है, जो क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मोस्टली क्या होता है, एक्वायर्ड होता है और कभी कभी इनहेरिटेड हो सकता है, बट मैक्सिमम 99% ये क्या होता है, एक्वायर्ड होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव। इसका मतलब क्या है, प्लेटलेट की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है। अब क्वालिटेटिव के अंदर दो डिफेक्ट हो सकते हैं, अडहेजन डिफेक्ट, एग्रीगेशन। मैंने क्या बताया था, जब ये प्लेटलेट प्लग बनता है तो दो प्रोसेस से बन सकता है। एक तो अडहेजन, पहले क्या होता है अडहेजन, फिर क्या होता है एग्रीगेशन। अडहेजन के अंदर क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या हो रहा था, प्लेटलेट जा रहा था उधर जाकर अटैच हो रहा था, किसको, यहाँ पर वॉन विलेब्रेन फैक्टर को। उसके बाद क्या हो रहा था, एग्रीगेशन मतलब बहुत सारे प्लेटलेट्स आ रहे थे और वहां पर प्लेटलेट का प्लग बन रहा था, तो उसी को हमने क्या कहा था, एग्रीगेशन। तो अगर शुरुआत में अगर प्लेटलेट जाकर उस वॉन विलेब्रेन फैक्टर को अडेयर ना हो सके तो उसको हम क्या कहते हैं, अडेजन डिफेक्ट। और दूसरा, अगर बहुत सारे प्लेटलेट उस जगह पर जाकर एग्रीगेट ना बना सके तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन डिफेक्ट। तो अडेजन के अंदर दो डिसीजेस होते हैं, पहला है वॉन विलेब्रेन डिसीज। अब वॉन विलेब्रेन डिसीज मतलब क्या है कि यहाँ पर वॉन विलेब्रेन फैक्टर डिफिशिएंट है। क्या है, वॉन विलेब्रेन फैक्टर यहाँ पर डिफिशिएंट है। सिंपल बात है, वॉन विलेब्रेन फैक्टर क्या हो रहा था, प्लेटलेट सबसे पहले जा रहा था, किसको बाइंड हो रहा था, वॉन विलेब्रेन फैक्टर को। उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर प्लेटलेट प्लग बना रहे थे, दैट वाज एग्रीगेशन। अब दूसरा एडहेजन डिफेक्ट है यहाँ पर, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये वॉन विलेब्रेन फैक्टर प्लेटलेट को अटैच होता है तो प्लेटलेट के ऊपर वॉन विलेब्रेन फैक्टर का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और उस रिसेप्टर को हमने नाम दिया था ग्लाइकोप्रोटीन 1b9। तो मान लो कि अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 अगर डिफिशिएंट हो जाए या फिर डिफेक्टिव हो जाए तो फिर ये अडेर मतलब वॉन विलेब्रेन फैक्टर और प्लेटलेट आपस में अटैच नहीं हो सकते, तो जिस वजह से क्या हो सकता है, अडेजन में दिक्कत हो सकती है। क्लियर। अब दूसरा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे प्लेटलेट्स जाकर एग्रीगेट बना रहे थे। तो मैंने क्या बताया था कि प्लेटलेट्स के ऊपर आपस में एग्रीगेट होने के लिए यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a। तो मान लो अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a ये डिफेक्टिव हो जाए तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो सकते। तो ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया के अंदर काय में डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट किस में होगा, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। तो ये सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसके पहले अब कोएगुलेशन डिफेक्ट को क्लासीफाई करते हैं। कोएगुलेशन डिफेक्ट्स को हम लोग दो प्रकार में क्लासीफाई करते हैं, एक तो इनहेरिटेड हो सकते हैं मतलब हीमोफीलिया, सभी को पता है हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो हीमोफीलिया हो सकता है। दूसरा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का बेस्ट एग्जांपल है क्रोनिक लीवर डिसीज या फिर सिरोसिस। अब क्रोनिक लीवर डिसीज या फिर सिरोसिस के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूँ। क्रोनिक लीवर डिसीज या फिर सिरोसिस के अंदर जो है क्या होता है, विटामिन के अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पाता, विटामिन के का सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10, ये जो भी फैक्टर्स है इनके
सिंथेसिस के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर ये फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होंगे तो मुझे बताओ यहाँ पर ब्लड कोएगुलेशन अच्छे से होगा क्या? नहीं होगा। तो जिस वजह से विटामिन के की डिफिशियंसी होती है क्रोनिक लीवर डिसीज के अंदर या फिर सिरोसिस के अंदर, जिस वजह से ये फैक्टर्स अच्छे से नहीं बन पाते, जिस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर कोएगुलेशन के अंदर दिक्कत आती है। अब मुझे एक बात बतानी है आपको, हमें यहाँ पर 2 ड्रग्स बताता हूँ मैं। अब 2 ड्रग्स है वारफेरिन, पहला है वारफेरिन। अब जो वारफेरिन ड्रग है ये क्या करता है? इट इनिबिट्स विटामिन के। मुझे बताओ जब भी वारफेरिन एज ए एंटीकोएगुलेंट देंगे तब वो विटामिन के को इनिबिट करेगा, जिस वजह से ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा। मान लो वारफेरिन एक्सेस डोज में दिया जाए तो ब्लड कोएगुलेशन अच्छे से नहीं होगा, जिस वजह से ये एक्वायर्ड डिफेक्ट हो सकता है। तो ये ड्रग हो गया। दूसरा एक ड्रग है हमारे पास, दैट इज डैबिगैट्रॉन। तो ये जो ड्रग है डैबिगैट्रॉन, ये क्या होता है? इट इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वारफेरिन किसको इनिबिट करता है? विटामिन के को इनिबिट करता है। और डैबिगैट्रॉन इट इज थ्रोम्बिन इनिबिटर, थ्रोम्बिन इनहिबिटर। सभी को पता है ब्लड कोएगुलेशन के अंदर अल्टीमेटली मतलब लास्ट बट वन स्टेप के अंदर क्या हो रहा था? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो थ्रोम्बिन है इसको कौन इनिबिट करता है? डैबिगैट्रॉन। तो जिस वजह से ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो सकता। तो ये 2 ड्रग्स अगर एक्सेस में हो जाए तो फिर ब्लड कोएगुलेशन अच्छे से नहीं होगा, जिस वजह से ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि प्लेटलेट डिसऑर्डर है या फिर कोएगुलेशन डिफेक्ट है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। प्लेटलेट डिसऑर्डर के अंदर हमें पेटिके और परप्यूरा देखने को मिलते हैं। अब पेटिके परप्यूरा क्या होते हैं? देखो आराम से समझो। पेटिके का मतलब होता है पिन पॉइंट ब्लीडिंग। पिन पॉइंट मतलब ये देखो यहाँ पर ब्लीडिंग है। पहले तो ये समझो पेटिके परप्यूरा सिंपल टर्म्स के अंदर ब्लीडिंग इनटू द स्किन, ब्लीडिंग इनटू स्किन। स्किन के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम लोग पेटिके परप्यूरा कहते हैं। और इकाइमोसिस का भी मतलब सेम होता है। बट अगर ये जो ब्लीडिंग है ये पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो, ऐसे डॉट डॉट्स एकदम पिन पॉइंट के फॉर्म में हो, तो उसको हम कहते हैं पेटिके। क्या कहते हैं? पेटिके कहते हैं। और परप्यूरा का सिंपल मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो। देखो थोड़ी सी इसके कंपेयर में बड़ी है तो ये क्या होगा? दिस इज योर परप्यूरा, परप्यूरा। और ये क्या है? पेटिके। तो पेटिके मतलब पिन पॉइंट ब्लीडिंग, परप्यूरा मतलब थोड़े से बड़े ब्लीडिंग है, समझ गए। और इकाइमोसिस का मतलब क्या होता है कि दिस ब्लीडिंग इज ऑल्सो इनटू द स्किन, बट इसके अंदर ये देखो बहुत ही बड़ी साइज है, तो इट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। तो अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ब्लीडिंग इनटू द स्किन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाइमोसिस। तो पेटिके और परप्यूरा मतलब पिन पॉइंट ब्लीडिंग और थोड़ी मीडियम साइज ब्लीडिंग हमें किसमें प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन इकाइमोसिस मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग, मोर देन 1 सेंटीमीटर अगर ब्लीडिंग दिख जाए तो वो किस में देखने को मिलता है? कोएगुलेशन डिफेक्ट्स के अंदर। दूसरी चीज समझो कि प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के अंदर ब्लीडिंग फ्रॉम सुपरफिशियल कट्स हो सकता है। अब सुपरफिशियल कट का बेस्ट एग्जांपल है शेविंग। कोई दाढ़ी कर रहा है तो उसको कट लगा तो उसके अंदर से जो ब्लीडिंग होती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स अगर हो जाएंगे तो वो सुपरफिशियल कट्स में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। दूसरी चीज कोएगुलेशन डिफेक्ट्स के अंदर हमें डिलेड ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो किसी को इंजुरी हुई, क्या हुई? इंजुरी। अब स्टार्टिंग में तो प्लेटलेट जाकर वहाँ पर एग्रीगेशन बना देंगे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे बताओ अगर कोएगुलेशन नहीं होगा मतलब परमानेंट फाइब्रिन क्लॉट नहीं बनेगा। अगर परमानेंट फाइब्रिन क्लॉट नहीं बना तो क्या प्लेटलेट जो पहले जाकर उधर अटैच है वो अच्छे से ब्लड को रोक पाएंगे? नहीं। एक टाइम आएगा जब वो नहीं रोक पाएंगे तो थोड़े टाइम बाद वापस एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, समझ गए। सो दैट इज डिलेड ब्लीडिंग। तो डिलेड ब्लीडिंग किस में देखने को मिलती है? हमें कोएगुलेशन डिफेक्ट्स के अंदर। सो डिलेड ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व इन कोएगुलेशन डिफेक्ट। और यहाँ पर हमें डीप हेमाटोमास देखने को मिलते हैं। मतलब डीप हेमाटोमा का सिंपल मतलब क्या है? आप ध्यान से समझो। हेमाटोमास का सिंपल मतलब है पुलिंग या फिर कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल। मतलब ब्लड वेसल के अलावा किसी भी जगह पर अगर ब्लड जमा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोमास कहते हैं। तो मोस्टली ऑर्गन में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है या फिर बॉडी स्पेसेस में हो सकता है। तो यहाँ पर ये मसल के अंदर अगर हेमाटोमा दिख रहा है, डीप हेमाटोमा, तो वो किस में कॉमनली दिखता है? हमें कोएगुलेशन डिफेक्ट के अंदर। अगली चीज है हीम आर्थ्रोसिस। अब हीम का मतलब है ब्लड, आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट, तो ब्लड इनसाइड द जॉइंट। मान लो हीम आर्थ्रोसिस का मतलब क्या है? ब्लड ब्लीडिंग, मैं सिंपल टर्म्स में लिखूंगा ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीम आर्थ्रोसिस। तो हीम आर्थ्रोसिस ये काफ़ी टिपिकल फीचर होता है, बहुत कॉमन फीचर होता है हमारे कोएगुलेशन डिफेक्ट। और उसके अंदर भी हीमोफीलिया के अंदर हीम आर्थ्रोसिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। सो दिस आर सम ऑफ द फीचर्स जो कि प्लेटलेट डिसऑर्डर्स और कोएगुलेशन डिफेक्ट्स के अंदर डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया? ये जो पेटिके परप्यूरा है ना, ये डेंगू के अंदर बहुत बार देखने को मिलते हैं।
डेंगू के अंदर सभी को पता है डेंगू क्या होता है, इट इज़ अ प्लेटलेट डिसऑर्डर। यहाँ पर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो डेंगू के अंदर पेटी के परप्यूरा बहुत बार देखने को मिलते हैं, और हीमोफीलिया के अंदर हीम आर्थ्रोसिस बहुत बार देखने को मिलता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेटलेट डिसऑर्डर्स एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट्स। अब अगली चीज़ है, हम इन डिटेल एक एक पॉइंट को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पढ़ेंगे, देन हम लोग यहाँ पर वॉन विलेब्रेंट डिसीज, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ग्लैंजमैन थ्रोम्बस्थेनिया, ये सारे चीज़ें हीमोफीलियास इन डेप्थ इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर हमें क्या पढ़ना है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि रिड्यूस्ड प्लेटलेट। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट क्या होता है बॉडी के अंदर? नॉर्मली प्लेटलेट इन द बॉडी इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ 1.5 to 4 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब। तो इतने प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट अगर लेस देन 1.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब हो जाए तो वो क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो यहाँ पर मुझे दो कंडीशंस आपको बताने हैं कि मान लो अगर प्लेटलेट्स लेस देन 50,000 हो गए, लेस देन 50,000 हो गए, तो फिर क्या होता है? फिर पेशेंट के अंदर पेशेंट विल ब्लीड प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा आफ्टर इंजुरी, बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा आफ्टर इंजुरी, और ये ब्लीडिंग वोंट स्टॉप, दिस ब्लीडिंग वोंट स्टॉप, ये ब्लीडिंग वोंट स्टॉप। समझ गए? और अगर प्लेटलेट लेस देन 10,000 हो गए तो एक बात समझो, लेस देन अगर 10,000 हो गए तो यहाँ पर सीएनएस के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, और यहाँ पर हीमोरेज बन सकता है, हीमोरेज बन सकता है। और ये बहुत क्राइसिस वाली कंडीशन है। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर लेस देन 10,000 प्लेटलेट हो तो हमें पक्का प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, पक्का प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अगर प्लेटलेट लेस देन 10,000 है तो पक्का प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करो। अगली चीज़, अगर प्लेटलेट लेस देन 50,000 है तो हमें सबसे पहले प्लेटलेट टेस्ट करना है बिफोर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ सर्जरी। क्योंकि क्या हो सकता है, सर्जरी के अंदर हम लोग जख्म देते हैं, इंजुरी देते हैं, तो उस इंजुरी की वजह से पेशेंट कैन ब्लीड प्रोफ्यूजली, जिस वजह से वो दिक्कत में जा सकता है। इस वजह से अगर प्लेटलेट लेस देन 50K है तो हमें इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करनी है ना, इन्वेजिव प्रोसीजर को अवॉइड करना है, प्रोसीजर को अवॉइड करना है, मतलब सर्जरी या फिर कुछ भी जो इन्वेजन करती है बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस को अवॉइड करना है। अब अगली चीज़, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब रेड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट, इसके कॉजेस क्या है, इसके रीजंस क्या क्या है? अब इसके रीजंस दो हो सकते हैं। एक तो भाई प्रोडक्शन कम हो जाए प्लेटलेट का, दूसरा प्लेटलेट प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन उनका सर्वाइवल कम हो जाए। तो दो रीजन है। अब प्रोडक्शन कम कौन से कंडीशन में हो सकता है? ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर हो सकता है, B12 फोलेट डिफिशियंसी के अंदर हो सकता है, HIV के अंदर हो सकता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अंदर हो सकता है, ल्यूकेमिया लिम्फोमा के अंदर हो सकता है। अब इन कंडीशंस के अंदर प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन क्यों कम होगा? सिंपल समझो, इन कंडीशंस के अंदर क्या होगा? बोन मैरो अफेक्ट होगा, बराबर, बोन मैरो विल बी अफेक्टेड, और बोन मैरो अगर अफेक्ट होगा तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इन कंडीशंस के अंदर प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो सकता है। अब प्लेटलेट का सर्वाइवल कौन से कंडीशंस के अंदर कम हो सकता है? तो ध्यान से देखो, पहला है ITP। अब फुल फॉर्म एकदम आराम से समझो। ITP का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। नाम के अंदर ही तीन कैरेक्टरिस्टिक आ गए। इम्यूनो मतलब ऑटो इम्यून डिसीज है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक मतलब प्लेटलेट कम हो रहे हैं, है ना। तीसरा परप्यूरा, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? परप्यूरा देखने को मिलेगा। बहुत आसान है। अगली चीज, प्लेटलेट का सर्वाइवल किस में कम हो सकता है? सल्फा ड्रग्स, अगर आपने सल्फा ड्रग्स दिए उसमें कम हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के अंदर प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस होता है, बराबर। तो वायरल इन्फेक्शन और डेंगू के अंदर भी प्लेटलेट का काउंट या फिर सर्वाइवल कम होता है। अगला है DIC का फुल फॉर्म याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है डिसेमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अब ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में देखेंगे, बस इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से याद रखो। ये बहुत कंफ्यूज होता है, मतलब ITP, DIC, TTP किसने भी पूछ लिया बहुत कंफ्यूज होता है। तो एकदम फुल फॉर्म अच्छे से रट्टा मारो। ITP मतलब इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, DIC मतलब डिसेमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, TTP मतलब, अब ये मैं बता रहा हूँ, देखो TTP मतलब क्या है। अब अगला है हमारे पास थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो TTP और HUS। TTP का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। P मतलब क्या होगा? गेस करो। यस, परप्यूरा, ये होगा। HUS का फुल फॉर्म क्या होता है? हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम।
तो ये फुल फॉर्म से एकदम अच्छे से रट्टा मारो। HUS क्या है? हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो ये दो चीज़ें जो है दे आर थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी। अगला क्या है? हाइपर स्प्लेनिज्म। अब हाइपर स्प्लेनिज्म मतलब क्या है? सिंपल समझो, हाइपर स्प्लेनिज्म मतलब क्या है कि यहाँ पर स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है। स्प्लीन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब जैसे ही स्प्लीन का साइज बढ़ेगा, मुझे बताओ, बहुत सारे प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करेगा ना। मोर प्लेटलेट, बहुत सारे प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करेगा, और ज़्यादा प्लेटलेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये स्प्लीन का साइज बढ़ना, इसको ही हम लोग सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। सेक्वेस्ट्रेशन। अब सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्प्लीन का साइज जैसे बढ़ता है, प्लेटलेट का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बढ़ता है। तो ये होता है हाइपर स्प्लेनिज्म। अगला है मैसिव ट्रांसफ्यूजन। सिंपल समझो, अगर किसी को हमने यहाँ पर ब्लड विदाउट प्लेटलेट्स दिया है ना, बहुत सारा ब्लड दिया, लेकिन ब्लड विदाउट प्लेटलेट्स दिया, विदाउट प्लेटलेट्स, तो फिर क्या होगा? डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन मतलब क्या है? प्लाज्मा बढ़ जाएगा लेकिन प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। तो प्लेटलेट्स रिलेटिवली कम होंगे, प्लेटलेट्स रिलेटिवली कम होंगे, है ना, रिलेटिवली कम हो जाएंगे। तो जिस वजह से यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। तो ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन या फिर डाइल्यूशन की वजह से हो सकता है। सो दिस इज अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के दोनों रीजंस पढ़ लिए। अब अगली चीज देखो, DIC। मैंने आपको क्या बताया था? DIC का फुल फॉर्म याद करो। DIC वॉज डिसेमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अब DIC का सिंपल मतलब क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सेप्सिस। अब सेप्सिस में सभी को पता है इंटरल्यूकिन 6 बढ़ता है। इंटरल्यूकिन 6 बढ़ेगा तो वो किसको डैमेज करेगा? एंडोथेलियम को डैमेज करेगा। सभी को पता है एंडोथेलियम जब भी डैमेज होती है, हीमोस्टैसिस स्टार्ट होता है। हीमोस्टैसिस मतलब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होता है, जिस वजह से मल्टीपल क्लॉट्स बनेंगे एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी। बहुत सारे यहाँ पर क्लॉट्स बनते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रू आउट द बॉडी। तो जिस वजह से मुझे बताओ, अब बॉडी के अंदर बहुत सारे क्लॉट्स बन रहे हैं। मान लो कि ये क्या है? ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्लॉट बना, तो यहाँ इस क्लॉट के अंदर सारे के सारे प्लेटलेट्स यूज हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर प्लेटलेट काउंट रिलेटिवली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे क्लॉट्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे क्लॉट का लाइसिस भी होगा। मैंने आपको क्लॉट लाइसिस ये स्टेप अच्छे से पढ़ाई थी। प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था TPA की मदद से, और वो क्लॉट का लाइसिस कराता है। तो एक तो ब्लड प्लेटलेट्स कम होंगे और बहुत सारे क्लॉट्स बन रहे हैं, जिस वजह से क्लॉट लाइसिस यहाँ पर बढ़ेगा। और क्लॉट लाइसिस जब भी होता है तब क्या बनते हैं? फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि डी डाइमर, है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? डी डाइमर। तो ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो क्लॉट ज़्यादा अगर लाइज होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके, तो डी डाइमर यहाँ पर एलिवेट होगा। सो दिस इज अबाउट DIC। अगली चीज़ देखो, ITP का मतलब क्या है? याद करो, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तीन चीज़ें यहीं पे रट्टा हो गई। ऑटो इम्यून है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्लेटलेट को कम करवाता है, और इट इज़ परप्यूरा, इसके अंदर परप्यूरा देखने को मिलता है। अब इसके दो प्रकार हो सकते हैं, पहला है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। अब सिंपल समझो, जो एक्यूट होता है, एक्यूट है तो ये चिल्ड्रन के अंदर होता है। इट इज़ मोस्टली सेकेंडरी टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के सेकेंडरी में हो सकता है, एंड इट इज़ मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग। तो इसको ट्रीटमेंट देने की हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ही ठीक हो रहा है, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो क्रॉनिक है, इट इज़ ऑटो इम्यून, है ना। ऑटो इम्यून तो दोनों है, और ये मोर कॉमन होता है मिडल एज वुमेन के अंदर, और इसको ट्रीटमेंट देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब क्रॉनिक ITP के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान से समझो। क्रॉनिक ITP के अंदर एग्जैक्टली क्या है, मैंने क्या बताया? ये ऑटो इम्यून डिसीज है, तो यहाँ पर क्या होगी? एंटीबॉडीज़ होंगी, बराबर, ऑटो एंटीबॉडीज़ होगी। और ये ऑटो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन 1B9, है ना, 1B9 के अगेंस्ट भी बनती है, और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के अगेंस्ट भी बनती है। तो मुझे बताओ, मोस्टली ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के अगेंस्ट बनती है। और ये तो दोनों ये जो है हमारे रिसेप्टर्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये जो है दो चीज़ों के अंदर देखने को मिलते हैं। कितने चीज़ों के अंदर? दो चीज़ों के अंदर। ये एक तो प्लेटलेट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और ये मेगा कैरियोसाइट के अंदर भी देखने को मिलते हैं, मेगा कैरियोसाइट के अंदर भी। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 1B9 है और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A है, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब प्लेटलेट के अंदर भी, मेगा कैरियोसाइट के अंदर भी। अब प्लेटलेट जो है, ध्यान से समझो, मान लो ये ब्लड है, तो ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लेटलेट होंगे। तो मान लो ये क्या है? प्लेटलेट है। प्लेटलेट को क्या होगा? एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ऑटो एंटीबॉडी। कौन सी? IgG। तो ऑटो एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया। अब ये प्लेटलेट जब ऑटो एंटीबॉडी के साथ कहाँ जाएगा? स्प्लीन के अंदर जाएगा। स्प्लीन के अंदर जाने के बाद इसको कौन खाएगा? स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, है ना, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस खाएंगे। अब स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? इनको एनगल्फ करेंगे, है ना, इनको एनगल्फ करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे।
डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर प्लेटलेट का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। तो ये लाइसिस इंट्रावैस्कुलर है या एक्स्ट्रावैस्कुलर है? यस, इट इज़ अ एक्स्ट्रावैस्कुलर लाइसिस ऑफ प्लेटलेट। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लेटलेट का लाइसिस होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर स्प्लीन का साइज बढ़ने को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्प्लीन का साइज नहीं बढ़ता। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा 1-2 मिनट के अंदर। दूसरी चीज़ समझो, मेगा कैरियोसाइट के साथ क्या होता है। अब मेगा कैरियोसाइट सभी को पता है, इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। बहुत सारे यहाँ पर पॉलीप्लॉइड होता है, बहुत सारे यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट थोड़ा बड़ा सेल होता है। यहाँ पर क्या होंगे, एंटीबॉडीज जाएंगे, है ना। कौन से एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज, आईजीजी, बहुत सारे गए, देखो बहुत सारे गए, बहुत सारे गए। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लाइसिस कर देते हैं। मेगा कैरियोसाइट जो है बोन मैरो के अंदर क्या होगा, इसका लाइसिस हो जाएगा। बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट का लाइसिस हो जाएगा। अब सिंपल समझो, मैंने क्या बताया, जब ये प्लेटलेट स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे थे तो होना क्या चाहिए था कि स्प्लीन की साइज बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ पर स्प्लीन की साइज नहीं बढ़ती। ये मैं बोल्ड अक्षरों में यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर स्प्लीन, बट यहाँ पर जो स्प्लीन है इट इज नॉट पाल्पेबल, नॉट पाल्पेबल, नॉट पाल्पेबल, या फिर यहाँ पर नो स्प्लीनोमेगैली, नो स्प्लीनोमेगैली। अब स्प्लीनोमेगैली यहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिलती, इसका सिंपल रीजन समझो। देखो शुरुआत में तो प्लेटलेट मतलब स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम करेगा, सिंपल बात है, बहुत सारे प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ध्यान से समझो, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, मेगा कैरियोसाइट का ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेगा कैरियोसाइट का लाइसिस बढ़ जाएगा, और अगर मेगा कैरियोसाइट का बहुत ज़्यादा लाइसिस बढ़ जाएगा तो मेगा कैरियोसाइट स्प्लीन के पास प्लेटलेट बन के आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो स्प्लीन के पास ऑलरेडी कम प्लेटलेट आना शुरू होंगे, तो स्प्लीन कम वर्क करेगा, जिस वजह से यहाँ पर स्प्लीनोमेगैली नहीं देखने को मिलती। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स यहाँ पर क्रॉनिक आईटीपी के अंदर स्प्लीनोमेगैली नहीं देखने को मिलता, समझ गए। अब अगला है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स नाम में ही था, पेटी के परप्यूरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नॉन पाल्पेबल स्प्लीन है। नॉन पाल्पेबल स्प्लीन मतलब क्या है, यहाँ पर देयर इज नो स्प्लीनोमेगैली, नो स्प्लीनोमेगैली। इसका मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझो, आराम से समझो क्या हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, प्लेटलेट्स जब स्प्लीन में जाएंगे स्प्लीन उनको डिस्ट्रॉय करेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर स्प्लीन का साइज बढ़ना चाहिए था, बट मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम मेगा कैरियोसाइट में भी है। तो अगर मेगा कैरियोसाइट बाद में कुछ टाइम बाद अगर कम बने, है ना, तो मेगा कैरियोसाइट से ही प्लेटलेट बनते हैं, बराबर। तो अगर मेगा कैरियोसाइट ही कम बने तो प्लेटलेट भी कम बनेंगे, और अगर प्लेटलेट कम बने तो कम प्लेटलेट स्प्लीन के पास जाएंगे, और कम प्लेटलेट अगर स्प्लीन के पास जाएंगे तो स्प्लीन का यहाँ पर ये नहीं होगा, है ना, स्प्लीनोमेगैली मतलब डिस्ट्रक्शन कम होगा, तो स्प्लीनोमेगैली यहाँ पर नहीं होगा, समझ गए। तो इट इज नॉन पाल्पेबल या फिर नो स्प्लीनोमेगैली। सीबीसी के अंदर प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होगा। पेरिफेरल स्मीयर के अंदर मुझे बताओ, अब यहाँ पर प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो हीमोलाइटिक एनीमिया जैसा था, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो जिस वजह से बोन मैरो प्रोडक्शन बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ रहा था। याद करो, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या हो रहा था, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर पेरिफेरी के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, है ना। किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जिस वजह से बोन मैरो जो था वो क्या कर रहा था, यहाँ पर प्रोलिफरेट ज़्यादा कर रहा था, प्रोलिफरेट फटाफट कर रहा था, जिस वजह से रेटिकुलोसाइट जो है वो बढ़ रहे थे। अब रेटिकुलोसाइट विच वॉज इमेच्योर फॉर्म, उनका काउंट यहाँ पर बढ़ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर प्लेटलेट जो है फटाफट यहाँ पर बनना स्टार्ट होंगे हमारे बोन मैरो के अंदर, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर फटाफट जो है इमेच्योर मतलब जाइंट प्लेटलेट्स जो है वो पेरिफेरल स्मीयर में आ जाएंगे। तो पेरिफेरल स्मीयर के अंदर हमें बड़े साइज के प्लेटलेट देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये जाइंट प्लेटलेट है, दिस इज जाइंट प्लेटलेट, जाइंट प्लेटलेट, जाइंट प्लेटलेट। क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बोन मैरो ने फटाफट ना सोचते हुए भी यहाँ पर इमेच्योर प्लेटलेट मतलब जाइंट प्लेटलेट को रिलीज कर दिया। देखो इसकी साइज बहुत बड़ी है, आरबीसी के साइज से भी बड़ी साइज है, तो दिस इज जाइंट प्लेटलेट। अगली चीज हमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम क्या कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडी ऐसे से। अब एंटीबॉडी ऐसे का मतलब क्या है, अब ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है, तो हम लोग इस एंटीबॉडी का ऐसे कर सकते हैं, एंजाइम ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट बढ़ जाएंगे। सिंपल बात है, बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट का लाइसिस हो रहा है, तो बोन मैरो को लगेगा फटाफट मेगा कैरियोसाइट बढ़ाओ, तो बोन मैरो क्या होगा, मेगा कैरियोसाइट को बढ़ाएगा, जिस वजह से यहाँ पर बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट का अमाउंट शुरुआत में बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बाद में वो कम ही होने वाला है। तो मेगा कैरियोसाइट एलिवेटेड। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट, हमें इस डिसीज को ट्रीट करना है, तो मुझे बताओ, ये ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टीरॉइड्स। और यहाँ पर एक ड्रग है, दैट इज रिटुक्सिमैब,
ये जो ड्रग है इट इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो ये ड्रग आप दे सकते हो. सो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज. अब अगली चीज़ समझो, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो. थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी. अब थ्रोम्बोटिक, कोई भी थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथिक वर्ड्स पे जाओ. माइक्रो एंजियो मतलब ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी. ब्लड वेसल क्यों नैरो होगी? सिंपल है. थ्रोम्बोटिक यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर थ्रोम्बस बनेगा, टाइनी ब्लड वेसल के अंदर थ्रोम्बस बढ़ेगा, जिस वजह से ब्लड वेसल की साइज कम हो जाएगी, मतलब माइक्रो एंजियोपैथी. अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी के अंदर, एक तो टीटीपी और एचयूएस. टीटीपी मतलब होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, और एचयूएस मतलब होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम. टीटीपी मतलब क्या है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. एचयूएस मतलब क्या है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम. अब इनके फीचर्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो टीटीपी है ना, इट इज़ अ पेंटार्ड, मतलब इसके अंदर 5 फीचर्स देखने को मिलते हैं. 5 कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं? फीवर होता है, प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होता है, महा का मतलब क्या होता है, दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया. माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया. तो यहाँ पर हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है. रीनल फेलियर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो ये हमें देखने को मिलता है टीटीपी के अंदर. लेकिन हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर ये जो 5वां है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये नहीं देखने को मिलते. यहाँ पर फीवर होता है, प्लेटलेट कम होता है, महा होता है, रीनल फेलियर भी होता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते. अब हम लोग समझते हैं टीटीपी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है. अब टीटीपी एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से समझो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें यार, एकदम आसान हलवे टॉपिक है. अब देखो टीटीपी का मतलब क्या होता है. टीटीपी के अंदर क्या होता है, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ. जो आपका वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो था है ना, ये एंडोथेलियम में प्रेजेंट था, राइट, एंडोथेलियम में प्रेजेंट था. लेकिन एक बात याद रखो, ये जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है ये प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है. और नॉर्मली ये जो प्लाज्मा के अंदर जो ये फैक्टर प्रेजेंट है, ये क्या कर सकता है, मान लो ये ब्लड वेसल है, और यहाँ पर ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर नॉर्मली क्या कर सकता है, यहाँ पर मल्टीमर्स बना सकता है. बहुत सारे क्या बना सकता है, मल्टीमर्स बना सकता है. मल्टीमर्स ये जो है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर बना सकता है. तो हमारे पास ये मल्टीमर्स अगर बन जाएंगे तो क्या हो सकता है, ये किसको ट्रिगर कर सकता है, इट कैन ट्रिगर क्लॉटिंग, बराबर, इट कैन ट्रिगर क्लॉट. तो यहाँ पर क्लॉटिंग हो सकती है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी. तो नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक चीज़ होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, दैट इज मेटालोप्रोटीएस, या फिर इसी का दूसरा नाम है एडम TS13. तो ये एक नॉर्मली एक एंजाइम प्रेजेंट होती है. ये एंजाइम क्या करती है, इस मल्टीमर्स को, ये एंजाइम क्या करती है, ध्यान से समझो, इस मल्टीमर्स को क्या करती है, इसको ब्रेक डाउन करती है. किसके अंदर, इसको ब्रेक डाउन करती है. इट ब्रेक डाउन मल्टीमर्स इनटू सिंगल फ्रैगमेंट. तो जिस वजह से नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती. लेकिन मान लो किसी पेशेंट के अंदर इस मेटालोप्रोटीएस या फिर एडम TS13 का यहाँ पर कुछ डिफेक्ट हो जाए, या फिर डिफिशियंसी हो जाए, या फिर कोई एंटीबॉडी आकर इसको ख़त्म कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीमर्स रहेंगे और यहाँ पर क्लॉट यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है. तो मैंने क्या बताया, टीटीपी के अंदर क्या होगा, तो टीटीपी के अंदर याद रखना है, टीटीपी के अंदर क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पर डिफिशियंसी होगी. डिफिशियंसी किसकी डिफिशियंसी होगी, एडम TS13 की, या फिर मेटालोप्रोटीएस की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी होगी. जिस वजह से क्या हो जाएगा, मल्टीमर्स प्रेजेंट रहेंगे, और वो क्या करेंगे, क्लॉट को ट्रिगर करेंगे, और बहुत सारे क्लॉट्स बनेंगे, मतलब क्या बनेंगे, थ्रोम्बस बनेंगे, है ना, थ्रोम्बस बनेंगे. और इन थ्रोम्बस की वजह से यहाँ पर सिम्टम्स आएंगे. और सिम्टम्स हमने पहले ही बात की, कौन से सिम्टम्स आएंगे, ये वाले, फीवर, प्लेटलेट, महा, रीनल फेलियर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं टीटीपी के अंदर. अब एक बात बताओ, मुझे अगर इसका डायग्नोसिस करना है, टीटीपी का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंजाइम ऐसे करूँगा, कौन सी एंजाइम का ऐसे करूँगा, यहाँ पर एडम TS13 का, है ना, इस एंजाइम का मैं एनालिसिस कर सकता हूँ. तो ये एंजाइम ऐसे, मुझे इसको ट्रीट करना है, इस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को मुझे ठीक करना है. तो मैं ट्रीटमेंट कैसे कर सकता हूँ, सिंपल है, प्लाज्मा फेरेसिस कर सकता हूँ. इमरजेंसी सिचुएशन में मैं प्लाज्मा फेरेसिस कर सकता हूँ. प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा एक्सचेंज. तो नॉर्मल मतलब जो अफेक्टेड प्लाज्मा है उसको हेल्दी प्लाज्मा से एक्सचेंज कर दो, तो प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हो. तो यहाँ पर हम प्लाज्मा फेरेसिस में क्या कर सकते हैं, मल्टीमर्स को जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं.
तो प्लाज्माफेरेसिस कर लो इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वी कैन डू प्लाज्माफेरेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब अगला है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम दो प्रकार का हो सकता है। पहली चीज़ तो इसके सिम्टम्स वही है एक्सेप्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते। अब हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरिया डिपेंडेंट और डायरिया इंडिपेंडेंट। अब इन दोनों की पैथोलॉजी समझो। डायरिया डिपेंडेंट जो है इसका ही दूसरा नाम होता है टिपिकल, और डायरिया इंडिपेंडेंट इसी का दूसरा नाम होता है एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब डायरिया डिपेंडेंट जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? डायरिया किसके वजह से कॉज होता है बताओ? डायरिया कौन कॉज करता है? माइक्रोबायोलॉजी कौन कॉज करता है? इकोलाई कॉज कर सकता है। थोड़ी अच्छा कलर यूज़ करता हूँ मैं, है ना? यस। तो डायरिया कौन कॉज कर सकता है? इकोलाई कर सकता है ना? इकोलाई कर सकता है, शिजेला कर सकता है। तो डायरिया के अंदर क्या होता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। टॉक्सिन सभी को पता है, वो टॉक्सिन कहाँ जाएंगे? ब्लड के अंदर जाएंगे। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये क्या कर सकते हैं? एंडोथेलियम को डैमेज कर सकते हैं। एंडोथेलियम को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तो अगर एंडोथेलियम डैमेज हो जाए तो फिर यहाँ पर हीमोस्टैसिस होगा, है ना? क्या होगा? हीमोस्टैसिस होगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत सारे क्लॉट्स बनेंगे। तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस। और इन क्लॉट्स की वजह से क्या होंगे? सिम्टम्स आएंगे। अब मान लो कि मुझे इस डायरिया डिपेंडेंट या फिर टिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम को ट्रीट करना है, तो मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? सिंपल है, मुझे इसको ट्रीट करना है तो हम किसको ट्रीट करेंगे? डायरिया को ट्रीट कर दो। डायरिया को ट्रीट कर दो, डायरिया होगा ही नहीं तो ये टॉक्सिन्स बनेंगे ही नहीं, एंडोथेलियम डैमेज होगा ही नहीं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ड्रग दे सकते हैं, इक्यूलिजुमैब। ये नाम कुछ देखा सा लग रहा है। हाँ, ये किसके ट्रीटमेंट में काम में आता था? पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। सो दिस इक्यूलिजुमैब कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डायरिया डिपेंडेंट या फिर टिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो ये दोनों यूज है इसके, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया एज वेल एज दिस। तो दिस इज अबाउट डायरिया डिपेंडेंट या फिर टिपिकल। अब अगला देखो, डायरिया इंडिपेंडेंट या फिर एटिपिकल। अब इसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट में समझो इसका प्रोपोज्ड पैथोजेनेसिस क्या है। यहाँ पर ओवर एक्टिवेशन होता है। क्या होता है? ओवर एक्टिवेशन होता है किसका? कॉम्प्लीमेंट का। और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स अगर ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? एंडोथेलियम को डैमेज करेगा। तो ओवर एक्टिवेशन विल कॉज एंडोथेलियल डैमेज, और जिस वजह से एंडोथेलियल डैमेज होने के बाद हीमोस्टैसिस यहाँ पर होगा। तो जिस वजह से ये डायरिया इंडिपेंडेंट का ये पैथोजेनेसिस है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ऑल्सो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब अगला टॉपिक देखो, क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स। अब क्वालिटेटिव मतलब पहले देखो क्लासिफिकेशन पे हमने क्या क्या कवर अप किया मैं आपको बताता हूँ। बहुत चीज़ें पढ़ ली हमने। देखो हमने क्या पढ़ा था? प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्वांटिटेटिव मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सारे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हमने कवर कर दिए। अब हम लोग आते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स के अंदर। अब क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स के अंदर बिफोर स्टार्टिंग दिस, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। बिफोर स्टार्टिंग दिस मुझे आपको एक एंटीबायोटिक जो कि प्रीवियसली यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ करते हैं, उस एंटीबायोटिक को मुझे बताना है, दैट इज रिस्टोस्टिन। अब ये जो रिस्टोस्टिन है एकदम आराम से समझो, एंटीबायोटिक रिस्टोस्टिन। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये प्रीवियसली यूज़ किया जाता था एज ए एंटीबायोटिक। क्या होता था? हम लोग इस एंटीबायोटिक को देते थे। और नॉर्मली ये जो रिस्टोस्टिन एंटीबायोटिक है ये क्या कर रहा था? नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, हाँ, नॉर्मली ये जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है और जो ग्लाइकोप्रोटीन 1B9 है, इनको क्या कर रहा था? एक्टिवेट कर रहा था, जिस वजह से नॉर्मली क्या बन रहे थे? क्लॉट्स बन रहे थे। नॉर्मली क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा था, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। तो हमने बाद में इस एंटीबायोटिक को क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया, है ना? डिसकंटिन्यू कर लिया। लेकिन हमने इसका एक नुस्खा क्या बना लिया? हमने इस एंटीबायोटिक को एक टेस्ट के लिए यूज़ किया, और उस टेस्ट का नाम होता है रिस्टोस्टिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। रिस्टोस्टिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? ये जो रिस्टोस्टिन है इसको पेशेंट के प्लाज्मा में डालते हैं। अब मुझे बताओ, नॉर्मली ये जो है रिस्टोस्टिन पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर अगर ये क्लॉट बना रहा है तो ये नॉर्मल होगा पेशेंट, बराबर? क्योंकि मैंने क्या कहा कि नॉर्मली पेशेंट के अंदर क्या कर रहा है? क्लॉट बनाता है। तो नॉर्मल अगर क्लॉट बना है तो हम क्या समझ सकते हैं कि नॉर्मल क्लॉट बन रहा है, इसका मतलब पर्सन कैसा है? नॉर्मल पर्सन है। सो पर्सन कैसा है? नॉर्मल पर्सन है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लॉट नहीं बन रहा है, तो हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इसको एक तो वॉन विलेब्रेंट डिसीज होगा या तो फिर बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होगा। क्योंकि इन डिफेक्ट्स के अंदर
प्लेटलेट फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा था, है ना, तो ये डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट, मतलब जो है क्लॉट नहीं बन रहा है। तो अगर क्लॉट नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि इसको एक तो वॉन विलेब्रेंट डिसीज हो सकता है या तो फिर बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइस। अब देखो हम दो डिसीजेस को यहाँ पर खत्म करते हैं। पहला है बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, दूसरा है ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया। अब ये जो बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम है ये क्या होता है, डिफेक्ट इन ग्लाइकोप्रोटीन 1b9, जिस वजह से प्लेटलेट का अडेजन नहीं हो पाता। अब मैंने आपको बताया था, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 विच वॉज हेल्पिंग इन अडेजन ऑफ प्लेटलेट, तो अडेजन नहीं हो पाता। तो ये जो होता है बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, इट इज़ अ माइल्ड डिसऑर्डर। यहाँ पर पेटी के परप्यूरा होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, माइल्ड होता है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पेरिफेरल स्मीयर सेम जाइंट प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया है ये क्या होता है, इट इज डिफेक्ट इन ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a। सभी को पता है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a विच वॉज हेल्पिंग इन एग्रीगेशन। तो यहाँ पर एग्रीगेशन नहीं होता, एग्रीगेशन ज़्यादा प्लेटलेट्स का होता था, तो जिस वजह से एग्रीगेशन अगर नहीं होगा तो ये जो डिसीज होगी ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया ये मॉडरेट टू सीवियर होगी, है ना, मॉडरेट टू सीवियर होगी। और इसके अंदर इट कैन कॉज इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग ऑल्सो। और एक बात मुझे आपको बतानी है, यहाँ पर फिंगर प्रिक स्मीयर, सभी को पता है फिंगर्स जब आप प्रिक करते हो, है ना, नॉर्मली जब आप फिंगर प्रिकिंग करते हो तो फिर वो जो ब्लड निकलता है ना, ब्लड निकलता है, उसके अंदर क्लम्प्स बनते हैं। लेकिन ये जो अगर किसी को ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया हुआ तो उसके अंदर फिंगर प्रिक स्मीयर जब आप करोगे तो यहाँ पर नो क्लम्प्स, यहाँ पर क्लम्प्स देखने को नहीं मिलेंगे। इन ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया हमें फिंगर प्रिक स्मीयर के अंदर क्लम्प्स देखने को नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट कि उसको ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थेनिया है क्या। अगला क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब हमारे किसके लिए, बर्नर्ड सोलियर ऑल्सो ग्लैंसमैन के लिए क्या है, प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री, दोनों के लिए है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, बोन मैरो यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, नए मेगा कैरियोसाइट डाल दो, है ना, तो हम ये कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। अब आगे आ जाओ, हम लोग समझते हैं दो इंपॉर्टेंट डिसीजेस को, वॉन विलेब्रेंट डिसीज और हीमोफीलिया। अब आप बोलोगे कि ये दोनों एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं ना, कि एक तो प्लेटलेट का डिसऑर्डर है, दूसरा कोएगुलेशन का डिफेक्ट है, तो दोनों एक साथ क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। क्योंकि जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है, एक बात याद रखना, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर और ये जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 8, ये क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। और ये बाइंड जब भी होते हैं तो फिर ये फैक्टर 8 स्टेबल होता है। तो फैक्टर 8 को स्टेबल करवाने के लिए वॉन विलेब्रेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों डिसीज एक साथ पड़े। तो फैक्टर 8 जो है इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। एक बात मुझे बताओ, फैक्टर 8 कौन सिंथेसाइज कर रहा था, एंडोथेलियम सिंथेसाइज कर रहा था, एंडोथेलियम सिंथेसाइज कर रहा था फैक्टर 8 को, है ना। मैंने क्या बताया था, दो ही फैक्टर है जो कि लिवर सिंथेसाइज नहीं करता, फैक्टर नंबर 4 विच वॉज कैल्शियम और फैक्टर नंबर 8 विच इज यहाँ पर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो ये फैक्टर जो है एंडोथेलियम प्रोड्यूस करता है। तो फैक्टर 8 को स्टेबल करवाने के लिए वॉन विलेब्रेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वॉन विलेब्रेंट डिसीज के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान से समझो। सिंपल है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिफेक्टिव होगा तो ये दो प्रकार का हो सकता है। अगर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाए, मतलब क्वालिटेटिव डिफेक्ट, तो इसको हम लोग टाइप 2 कहते हैं। टाइप 2 मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट। और दूसरा क्या, अगर ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर कम बने, है ना, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर कम बने या फिर बने ही ना, है ना, कम बने या तो फिर बने ही ना, तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव। तो इसके दो प्रकार है, टाइप 1, टाइप 3। टाइप 1 विच इज द मोस्ट कॉमन, 70% केस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर कम बनता है। इसके अंदर वही पेटी के परप्यूरा, म्यूकोजल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इस टाइप 1 के अंदर मेनोरेजिया मतलब एक्सेस ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये देखने को मिल सकता है। और पोस्ट पार्टम हीमोरेज मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद यहाँ पर हीमोरेज देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, डेस्मोप्रेजिन। अब डेस्मोप्रेजिन कैसे काम करता है, डेस्मोप्रेजिन क्या करता है, एंडोथेलियम को बोलता है, एंडोथेलियम को क्या करता है, बोलता है कि ये जो तेरा स्टोर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है इसको रिलीज कर, जितना भी तेरे में स्टोर है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर उसको फटाफट रिलीज कर। ये क्या कौन करता है, डेस्मोप्रेजिन। सिंपल है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर कम हो रहा था तो हम क्या करेंगे, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को बढ़ाना चाहेंगे। तो उसके रिलीज को बढ़ाने के लिए हम एंडोथेलियम को बोलेंगे कि तू फटाफट रिलीज कर। अगला क्या है, टाइप 3। टाइप 3 के अंदर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर एंटायरली एब्सेंट होता है, ये बहुत सीवियर होता है एंड इट मिमिक्स हीमोफीलिया। सिंपल बात है, अगर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर एब्सेंट होगा तो मुझे बताओ फैक्टर 8 विच इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर ये फैक्टर 8 अनस्टेबल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब इसकी डिफिशियंसी, मतलब क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सिंपल बात है, टाइप 3 वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मतलब वॉन विलेब्रेंट डिसीज मिमिक्स हीमोफीलिया।
समझ गए? ओके। अब अगला डायग्नोसिस कैसे करोगे आप लोग? वॉन विलेब्रेंट डिसीज को सिंपल है, पहले ही पढ़ लिया, रिस्टोस्टिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। रिस्टोस्टिन एग्लूटिनेशन टेस्ट में हमें क्या पता चलता है कि पेशेंट को वॉन विलेब्रेंट डिसीज है या फिर बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है। तो इसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि उसको वॉन विलेब्रेंट डिसीज है? सिंपल है, वॉन विलेब्रेंट एंजाइम का क्या कर लो, ऐसे कर लो, है ना, एंजाइम ऐसे कर लो और पहचान लो कि वही एंजाइम उसके अंदर कम है। समझ गए? अब अगला है हीमोफीलिया, लास्ट पार्ट है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया बहुत आसान है, हमने देखो क्या क्या कवर किया है, मैं एक बार आपको बताता हूँ, बहुत पढ़ लिया है ना आज। तो देखो हमने क्या क्या कवर अप किया है, हमने प्लेटलेट डिसऑर्डर सारे कवर कर लिए, क्वालिटेटिव अडेजन के अंदर वॉन विलेब्रेंट डिसीज, बर्नर्ड सोलियर, एग्रीगेशन के अंदर ग्लासमैन, क्वांटिटेटिव के अंदर सारे के सारे। फिर अब हम आते हैं कोएगुलेशन डिफेक्ट मतलब हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया इज द लास्ट टॉपिक, और ये जो एक्वायर था क्रोनिक लिवर डिसीज, ये हमने इधर ही कवर अप कर लिया था। तो अब बचता क्या है? हीमोफीलिया। लास्ट टॉपिक इज हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया बहुत आसान है, ध्यान से समझो। हीमोफीलिया के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया ए इज मोस्ट कॉमन और इट इज फैक्टर 8 डिफेक्ट। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 डिफेक्ट होता है। हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9 डिफेक्ट होता है। हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9 डिफेक्ट होता है, यानी हीमोफीलिया सी बहुत रेयर होता है। तो हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर 8 डिफेक्ट, फैक्टर बी डिफेक्ट मतलब हीमोफीलिया बी। तो मोस्ट कॉमन क्या है? हीमोफीलिया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हीमोफीलिया ए इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सभी को पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो ये मेन के अंदर मोस्टली होगा, है ना। वुमेन के अंदर मोस्टली कैरियर स्टेट होगा विच इज असिम्टोमेटिक। लेकिन अगर कोई वुमेन है जिसमें सिम्टम्स है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनफेवरेबल लायनाइजेशन या फिर मैनिफेस्टिंग हेट्रोजाइगोट। क्या कहते हैं? अनफेवरेबल लायनाइजेशन या फिर मैनिफेस्टिंग हेट्रोजाइगोट्स। तो ये अगर सिम्टम दिख रहे हैं वुमेन कैरियर के अंदर तो हम क्या कहते हैं? अनफेवरेबल लायनाइजेशन या फिर मैनिफेस्टिंग हेट्रोजाइगोट्स। अब हीमोफीलिया ए के सिम्टम्स क्या है? मैंने क्या बताया कि इट इज़ अ कोएगुलेशन डिफेक्ट। कोएगुलेशन डिफेक्ट हीमोफीलिया ए क्या है? हीमोफीलिया इज अ कोएगुलेशन डिफेक्ट, कोएगुलेशन डिफेक्ट। तो कोएगुलेशन डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए थे वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। हीम आर्थ्रोसिस, हीम आर्थ्रोसिस मतलब क्या है? ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग होगी, देखो यहाँ पर जॉइंट है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जिस वजह से जॉइंट्स की क्या हो जाएगी? डिफॉर्मिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स की क्या हो जाएगी? डिफॉर्मिटीज। और जिसको ये ट्यूमर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ट्यूमर है, लेकिन ये ट्यूमर है क्या? नहीं है। तो इट रिजेंबल्स ट्यूमर, लेकिन ये ट्यूमर नहीं है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं हीमोफिलिक स्यूडो ट्यूमर्स। समझ गए? सो दिस आर सिम्टम्स विच आर सीन इन हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया के क्लासिफिकेशन, हीमोफीलिया के 3 क्लासेस होते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन हम लोग काय पर बेस्ड करते हैं? ध्यान से समझो कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है। नॉर्मली अगर 40% भी प्रेजेंट हो जाए फैक्टर 8, नॉर्मली फैक्टर 8 अगर उसके 40% भी प्रेजेंट हो तो नॉर्मल कंडीशंस होगी। अगर 40 से कम हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे हीमोफीलिया। क्या कहेंगे? अगर, क्या कहा मैंने कि अगर 40 से कम हो जाए, अगर 40% से कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया कहेंगे। अब हीमोफीलिया के 3 क्लासेस है। कितने क्लासेस है? 3 क्लासेस है। कौन से? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अभी जो क्लास 1 है, ये जो पहली क्लास है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर फैक्टर 8 6 to 40% होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइल्ड हीमोफीलिया। अगर फैक्टर जो है फैक्टर 8 2 to 5% हो दैट इज मॉडरेट हीमोफीलिया, और लेस देन 1 हो तो दैट इज सीवियर हीमोफीलिया। अब सिंपल एक बात समझो कि जो मॉडरेट है मतलब 2 to 5% वाला, इट इज मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है? 2 to 5। अभी जो माइल्ड हीमोफीलिया है मतलब 6 to 40% भी अगर फैक्टर 8 प्रेजेंट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? माइल्ड हीमोफीलिया। इसके अंदर क्या हो सकता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग पोस्ट सर्जरीज हो सकती है। अगर सर्जरी कराओगे तो उसके बाद जो है ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू नॉर्मल, है ना। या फिर पोस्ट इंजुरी भी यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अब मॉडरेट के अंदर जो हमने मोस्ट कॉमनली पढ़ा था, है ना, हीम आर्थ्रोसिस, हीम आर्थ्रोसिस हो गया। फिर यहाँ पर डिलेड ब्लीडिंग, वो जो भी हमने फीचर्स पढ़े थे वो मॉडरेट के अंदर आते हैं ना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिवियल ट्रॉमा के अंदर भी ब्लीडिंग, है ना। अब ट्रिवियल ट्रॉमा का सिंपल मतलब क्या होता है? ट्रिवियल ट्रॉमा का ऐसा मतलब समझो कि ट्रिवियल का मतलब है कि ऐसे इंजुरीज जो कॉमनली डेथ नहीं करवाते, है ना। जैसे कि किसी को फुटबॉल लग गया तो उससे डेथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन अगर फुटबॉल लग गया और यहाँ पर ब्लीडिंग हो गई जॉइंट्स के अंदर, है ना, या फिर कहीं भी, तो उस वजह से यहाँ पर डेथ हो सकती है ना। तो ट्रिवियल ट्रॉमा, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल ट्रॉमा मतलब ऐसे ट्रॉमास जिसमें नॉर्मली जो है डेथ नहीं होती है ना, लेकिन इसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वो कौन सा हीमोफीलिया होता है? मॉडरेट। लास्ट है सीवियर के अंदर जो है कौन सा है? फैक्टर नंबर 8, वो लेस देन 1% है। इसके अंदर देयर इज अ चांस कि यहाँ पर CNS ब्लीडिंग हो सकती है।
CNS ब्लीडिंग हो सकती है। समझ गए? मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है? मॉडरेट हीमोफीलिया। अगला देखो, हमें डायग्नोस करना है हीमोफीलिया। सो डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया के लिए हम लोग लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था। लैब टेस्ट के अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, याद करो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसको मेजर कर रहा था? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और हीमोफीलिया के अंदर कौन सा फैक्टर डिफिशिएंट है? फैक्टर नंबर 8। एक्सट्रिंसिक के अंदर फैक्टर 8 का कुछ लेना देना नहीं है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये किसको मेजर कर रहा था? एक्सट्रिंसिक पाथवे को, बराबर। एक्सट्रिंसिक पाथवे को ये मेजर कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी नॉर्मल। लेकिन APTT मतलब एक्यूट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जो किसको मेजर कर रहा था? इंट्रिंसिक को। किसको मेजर कर रहा था? इंट्रिंसिक को। तो इंट्रिंसिक के अंदर फैक्टर 8 आता है, तो APTT विल बी एलिवेटेड। तो हीमोफीलिया के अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? APTT बढ़ रहा है, लेकिन PT मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड APTT प्रोलॉन्गेशन। मतलब APTT बढ़ रहा है, PT बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। APTT सिर्फ और सिर्फ APTT बढ़ रहा है, आइसोलेटेड। तो ये होता है। अब इसके बाद सीधा डायग्नोस नहीं करना है कि हीमोफीलिया है, क्या करना है आपको? उसके बाद मिक्सिंग स्टडी करना है। अब मिक्सिंग स्टडी का मतलब क्या है? मिक्सिंग स्टडी के अंदर हम लोग पेशेंट के प्लाज्मा को नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर मिक्स करेंगे 1:1 रेशो के अंदर। अब फिर बाद में हम लोग वापस एक बार APTT को रिपीट करेंगे। अब वापस APTT जब आप रिपीट करोगे आफ्टर मिक्सिंग पेशेंट प्लाज्मा विथ नॉर्मल प्लाज्मा, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो क्या हो जाए? नॉर्मल आ जाए APTT, और दूसरा क्या हो सकता है कि फिर भी APTT बड़ा हुआ आ जाए। तो हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं इससे? आराम से समझो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर नॉर्मल APTT आ रहा है आफ्टर मिक्सिंग पेशेंट प्लाज्मा विथ नॉर्मल प्लाज्मा, मुझे बताओ पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर फैक्टर नंबर 8 कम था और नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर फैक्टर नंबर क्या होगा? 8 अच्छे क्वांटिटी में होगा। तो मुझे बताओ जब आप नॉर्मल वाला मिक्स करोगे तो फैक्टर 8 भी मिक्स हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर, तो फैक्टर 8 चला जाएगा, बराबर। जब आप मिक्स करोगे नॉर्मल वाला इन पेशेंट प्लाज्मा, तो फैक्टर नंबर 8 भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। तो नॉर्मल अगर APTT आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या सिग्निफिकेंस कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर रिड्यूस सिंथेसिस है। रिड्यूस सिंथेसिस। क्योंकि भाई देखो, हमने क्या किया? नॉर्मल प्लाज्मा को पेशेंट प्लाज्मा के अंदर मिक्स किया, तो पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर नहीं था, मान लो बन ही नहीं रहा है फैक्टर, है ना। अगर फैक्टर बन ही नहीं रहा है और हमने नॉर्मल वाला डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है? जो हमने एक्सटर्नली डाला है फैक्टर नंबर 8 वो प्रेजेंट होगा और उस वजह से APTT नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 नहीं समझे आप लोग? फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। देखो, नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर मैंने क्या बताया? नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर फैक्टर नंबर 8 प्रेजेंट होगा और पेशेंट के अंदर फैक्टर नंबर 8 डिफिशिएंट होगा। मतलब फैक्टर 8 पेशेंट प्लाज्मा के अंदर फैक्टर 8 का प्रोडक्शन कम होगा। किसके अंदर? हीमोफीलिया के अंदर। हीमोफीलिया के अंदर पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर फैक्टर नंबर 8 का प्रोडक्शन कम होगा। तो सिंपल क्या होगा? जब आप नॉर्मल प्लाज्मा पेशेंट के इसमें डालोगे तो फैक्टर नंबर 8 चला जाएगा। तो जो प्लाज्मा प्रोड्यूस मतलब हीमोफिलिक फैक्टर जो है एक्सटर्नली चला जा रहा है, जिस वजह से नॉर्मल आ रहा है APTT, बराबर। तो अगर नॉर्मल APTT मिल गया तो हम क्या समझ सकते हैं कि फैक्टर 8 के सिंथेसिस में दिक्कत है। अगर APTT बड़ा हुआ आ रहा है तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है? यहाँ पर फैक्टर नंबर 8 का, है ना। फैक्टर नंबर 8 का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और मैंने क्या बताया? फैक्टर नंबर 8 का डिस्ट्रक्शन मतलब हीमोफीलिया है क्या? नहीं है। तो अगर फैक्टर नंबर 8 का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इट माइट बी ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसीज या फिर एंटीबॉडी आ गई कोई भी, तो इस वजह से हो सकता है। समझ गए? तो इसमें क्या होगा? फैक्टर नंबर 8 का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा और यहाँ पर रिड्यूस सिंथेसिस, और रिड्यूस सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। तो रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ फैक्टर नंबर 8 इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। तो हम लोग इसको डायग्नोस करेंगे कि इसको हीमोफीलिया है। और अब इसका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा कि अगर इसके अंदर फैक्टर बन ही नहीं रहा, सिंथेसिस ही नहीं हो रहा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि रिप्लेस कर दो फैक्टर को, है ना। फैक्टर को रिप्लेस कर दो। और ये जो है इट इज़ ऑटो इम्यून, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर 8 का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट होगा इम्यूनोसप्रेशन। क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट मेथड्स अलग अलग है, इसलिए सीधे सीधे डायग्नोस नहीं करना है, मिक्सिंग स्टडी करके पता लगाना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे, डिस्ट्रक्शन में या फिर सिंथेसिस में। तो ऐसे हम लोग इस हीमोफीलिया को कवर अप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज। मैंने सारा प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स इन डेप्थ आज के इस वीडियो के अंदर कवर किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सभी जो हमारा चैप्टर था विच इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, हमने आज कवर अप कर लिया है। हीमेटोलॉजी वी हैव वाइंडेड अप, सारा चैप्टर हमने इन डेप्थ कवर किया है।
आई होप आपको पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। बिल्कुल इस सीरीज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके